नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत सिद्धनाथ और जैन साहित्य पर आधारित प्रश्नों के ऊपर, जो कि टेस्ट नंबर 4 के रूप में होगा। इसके पहले हमने 1, 2, 3 टेस्ट आप सभी को प्रस्तुत कर दिया है और हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज प्लेलिस्ट में रखी गई हैं, तो उनको जरूर देखिए। उसी में आपको टॉपिक और साथ में टेस्ट दोनों दिखाई पड़ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब्जेक्टिव तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अध्ययन कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव तौर पर मूल्यांकन के दृष्टिकोण से भी अध्ययन कर रहे हैं। हमने आप सभी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए कि जब आपके एग्जाम की डेट घोषित कर दी जाए तो आपको क्या करना है, तो शुरू के 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को कैसे पढ़ना है, उस पर हमने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर रहे होंगे। जब मैं उस वीडियो को बनाया था तो अगर आज मैं गिनूं तो लगभग 4-5 दिन हो गए हैं। तो उम्मीद मैं करता हूं कि आप कम से कम 5 से 6 वर्ष के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हल कर लिए होंगे। जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं वो हमारे एक एक बात को ध्यान में रखते हैं। निश्चित तौर पर ये जो बातें हैं वो आपके मनोबल को बढ़ाने वाली हैं और साथ में सफल भी बनाएंगी। जहां तक तैयारी की बात है, पढ़ाई की बात है, तो जरूरत होती है कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, क्योंकि जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं तो ये मौसम परिवर्तन का समय है, तो जुकाम इत्यादि बहुत तेजी से होता है और मुझे भी हुआ है। तो इसलिए कई बार हम देखते हैं कि दूसरी बीमारी अगर होती है तो काम चल जाता है, लेकिन जुकाम एक ऐसी बीमारी है, न इसमें मन लगता है, न काम करने का मन लगता है और बस चीजें दिक्कत वाली ही होती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आप गर्म पानी पीते रहिए और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतिए। हालांकि कितना भी सावधानी बरतते हैं, तबीयत खराब ही हो जाती है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि तैयारी करते समय जीवन में बाधाएं बहुत आती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम चलते हैं सीधे, बात करते हैं कि सिद्धनाथ और जैन साहित्य पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, उनको देखते हैं। पहले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। जो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य में महासुखवाद की दशा किसके योग से मानी गई है। ऑप्शन दिया गया है प्रज्ञा और उपाय, श्रद्धा और भक्ति, प्रेम और भक्ति, श्रद्धा और प्रज्ञा। तो महासुखवाद, पहले ध्यान में आपको रखना है कि इसकी चर्चा की जाती है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। जब मैं सिद्ध साहित्य कह रहा हूं तो आपके दिमाग में 84 सिद्धों के नाम यानी कि 84 संख्या आ जानी चाहिए, और जो भी 2-4 फेमस सिद्ध कवि रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, उनके नाम आ गए। चूंकि ये सीरीज पहले भी चल रही थी, तो अपभ्रंश काव्य तक शुरू थी, तो उसमें हमने कुछ सिद्ध कवियों के बारे में चर्चा कर ली थी। उसी का एक ये अगली कड़ी है। तो सिद्ध साहित्य कहने से तात्पर्य यह है कि आपके दिमाग में कुछ न कुछ हलचल होनी चाहिए, और जाहिर सी बात हो रही होगी। तो सिद्ध साहित्य में महासुखवाद की एक अवधारणा दी गई है एक तरीके से। तो ये महासुखवाद की दशा किसके योग से मानी गई, ऑप्शन हमने पढ़ दिया। और जो भी विद्यार्थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को अच्छे से पढ़े होंगे, उनके दिमाग में इसका उत्तर आने लगा होगा। बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन ए, प्रज्ञा और उपाय। महासुखवाद की दशा का जो निर्माण हुआ है वो प्रज्ञा और उपाय के योग से हुआ है। जैसे हम पढ़ते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है, भक्ति है। उसी तरीके से हाँ, आप देख रहे हैं कि महासुखवाद जो है उसमें प्रज्ञा और उपाय दोनों का योग माना गया है। आमतौर पर इस तरीके के प्रश्न आपको गाइडों में या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ठोस तरीके से पढ़ने के बाद ही ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निर्वाण के कितने अवयव ठहराए गए। निर्वाण, जिसको कि हम मोक्ष भी कहते हैं, तो इसके कितने अवयव हैं। ऑप्शन दिया गया है शून्य, विज्ञान, महासुख, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इस पैटर्न को हमने बीपीएससी से अपनाया हुआ है, यानी जो बीपीएससी ट्री का एग्जाम हो रहा है या फिर इसका पेपर हुआ है उसी ट्रिक पे है। तो न सिर्फ ये प्रश्न बीपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि
आप देखेंगे किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। निर्वाण के कितने अवयव हैं? ऑप्शन में जो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखें तो निर्वाण के कुल 3 अवयव माने गए। कौन है? शून्य, विज्ञान और महासुख। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जिस महासुख को हमने ऊपर देखा कि सिद्ध साहित्य में महासुखवाद की चर्चा की गई है, यानी कि वो निर्वाण का एक अंग है या फिर भाग है। ठीक है, यहां पर आपने देख लिया। अगला प्रश्न है कि पंच बिड़ाल किस शास्त्र में निरूपित प्रतिबंध है? पंच बिड़ाल से रिलेटेड पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं और यहां पर पूछा गया कि इसका जो भी निरूपण किया गया है ये किस शास्त्र में है? ऑप्शन दिया गया है रासो, बौद्ध, जैन या फिर लोक शास्त्र। तो इसका सही जवाब यहां पर क्या है? ऑप्शन बी है कि बौद्ध साहित्य में पंच बिड़ाल की चर्चा की गई, उसी में इसको निरूपित किया गया है। आपके मन में स्वाभाविक रूप से आना चाहिए कि पंच बिड़ाल आखिरकार है क्या। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में पंच बिड़ाल का वर्णन करते हुए लिखा कि जिसमें आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, इन पांचों का उल्लेख किया जाए उसे कहा जाता है पंच बिड़ाल। आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके का प्रश्न आ चुका है। देखिए, अगर इसी को हम दूसरे पैटर्न पे भी सवाल पूछ सकते थे। हम यहाँ पर पंच बिड़ाल पूछ देते कि कौन सा है और ऊपर से 3 ऑप्शन यहाँ पर ले लेते और फिर वही बीपीएससी के पैटर्न पर बना देते कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, तो सीधा सीधा प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है। लेकिन अगर इस तथ्य को आप अच्छे से समझ लेंगे, भली भांति अपने दिमाग में बैठा लेंगे आखिरकार पंच बिड़ाल क्या है, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, इन सभी को पंच बिड़ाल के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका जिक्र किसमें किया गया है? बौद्ध साहित्य में, यानी कि बौद्ध शास्त्र में किया गया है। ठीक है, पंच बिड़ाल के रूप में आप देख रहे हैं इसमें ये पॉजिटिव रूप में आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, आलस्य, हिंसा की बात की गई, काम, मोह। ठीक, तो खासतौर से पंच बिड़ाल को जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि मैं पंडित हूं, यह वाक्य किस सिद्ध कवि ने अपने बारे में उल्लेखित किया है? ये बड़ा ही कथन महत्वपूर्ण मुझे लगा, क्योंकि देखिए वाक्य देखने में छोटा लग रहा है। यहाँ पंडित से संबंधित आप जाति की तरफ मत जाइए, यहाँ पर विद्वान के अर्थ में भी इसको लगाया जा सकता है। मैं पंडित हूं, यह वाक्य किस सिद्ध कवि ने अपने बारे में उल्लेखित किया है? ऑप्शन दिया गया सरहप्पा, कणप्पा, कुकुरिप्पा या फिर लुइप्पा। ठीक है, कणप्पा को मैंने टाइप करने का जरूर प्रयास किया था, इस तरीके से कर देता हूं। ठीक है, तो मैं पंडित हूं किसने अपने को कहा है? सही जवाब आपके मन में तुरंत घूमने लगा होगा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये सरहप्पा ने खुद अपने बारे में लिखा है कि मैं पंडित हूं। तो देखिए, इस तरीके का अगर प्रश्न आएगा तो आप सही कर लेंगे। वैसे सरहप्पा की कौन कौन सी रचनाएं हैं और इनको प्रथम कवि कौन माना है, ये सब तथ्य भी आप अलग अलग किताबों में पढ़े होंगे। अगला जो प्रश्न है, नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी के स्थान का उल्लेख किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन दिया गया हिमाचल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का जिक्र हिंदी साहित्य का इतिहास में किया गया है। सिद्धनाथ का वर्णन करते हुए शुक्ल जी ने किया है और बताया भी है कि इसका उल्लेख किस राज्य में है। ऑप्शन जो दिया गया उसमें सही जवाब है ऑप्शन पंजाब। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम सिद्ध कवियों को पढ़ते हैं और नाथों को पढ़ते हैं तो इनके क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की जाती है कि कौन पूरब का था और कौन पश्चिम का था। ये भी काफी मतलब प्रश्न पूछा जाता है कि किसका इलाका किधर है। इसका जैसे आप इसीलिए देख रहे हैं कि दोनों का नाम कई बार संयुक्त रूप से लोग ले लेते हैं, लेकिन दोनों में क्या है अंतर भी, क्षेत्र के रूप में देखेंगे और अन्य चीजों में आपको आगे की प्रैक्टिस सेट में खुद पता चल जाएगा। तो बालनाथ योगी का स्थान कहां पर है? पंजाब में है और इसको क्या कहा गया? नमक के पहाड़ से इसकी तुलना की गई। अब नमक का पहाड़ आप कल्पना कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, राहुल साकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय माना है। आदिकालीन कवियों को देखेंगे तो इनके समय को लेकर काफी विवाद रहा है और अलग अलग विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि फला किस समय में रहा होगा। तो गोरखनाथ का समय राहुल साकृत्यायन ने
एक माना है कि फला समय में गोरखनाथ का जीवन काल था। ऑप्शन दिया गया है विक्रम 9वीं शताब्दी, विक्रम 10वीं शताब्दी, विक्रम 11वीं शताब्दी, विक्रम 12वीं शताब्दी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न एक विद्वान के आधार पर पूछा जा रहा है, यानी कि राहुल साकृत्यायन के आधार पर पूछा जा रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। राहुल साकृत्यायन ने लिखा है कि गोरखनाथ का समय विक्रम 10वीं शताब्दी माना जाता है, एग्जैक्ट रूप में लिखा है। और इसी तरीके के प्रश्न आप देखेंगे कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि में भी पूछे जाते रहे। देखने में ये बहुत सीधा प्रश्न लग रहा है, लेकिन उतना सीधा है नहीं। चलते हैं आगे, बात करते हैं, इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है। अब ये प्रश्न आप मुश्किल से किसी किताब में देखेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए पूछा गया कि रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे। ऑप्शन दिया गया है नाथ, सिद्ध, जैन या फिर रासु। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। सिद्ध साहित्य से संबंधित पुस्तक है रत्नाकर जोपम कथा। ऐसा माना जाता है कि कुछ जो सिद्ध कवि थे वही बाद में चलकर नाथ कवि भी बन गए, क्योंकि परिवर्तन होता है। जैसे आज वर्तमान समय में आप देखते होंगे राजनीतिक पार्टियों को अगर हम थोड़ा सा अपने मेमोरी को याद करने के लिए एक आधार बना लें, तो कुछ को आप देखेंगे पहले कुछ था नेता और बाद में कुछ हो गया। तो वैसे ही आप देख रहे हैं कि सिद्ध कवियों में भी कुछ कवि पहले सिद्ध थे, बाद में नाथ हो गए। तो रत्नाकर जोपम कथा जो पुस्तक है इसका संबंध किससे है? सिद्ध कवियों से है। अगला प्रश्न है कि जेमि लोण बिल्लत जई पाण यही तिमि घरणी लई चित किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है सरापा, कणप्पा, लुइपा, गोरखनाथ। देखिए इसका कई बार अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि जिस तरीके से नमक, लोण मतलब नमक, पानी में मिल जाता है, वैसे ही जो पत्नी है उससे जब उसका पति मिलता है तो जो स्थिति प्राप्त होती है, जिसको कि महासुखवाद से इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। क्योंकि पिछले प्रैक्टिस सेट को जब आप देखेंगे उसका मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, उसमें आप मिलाकर देखेंगे तो हमने सिद्धों की प्रवृत्तियों पर चर्चा की है कि कौन वामाचार था, कौन दक्षिणपंथी था, किस तरीके से था, ठीक है, दक्षिण मार्गी जिसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ये कथन जो दिया गया कि जेमि लोण बिल्लत जई, और आप भाषा इसका देख रहे हैं कि अपभ्रंश से मिलती जुलती भाषा है कि जेमि लोण बिल्लत जई पाण यही तिम घरणी लय चित्त। जिस तरीके से नमक पानी में मिलकर एकम एक हो जाता है, वैसे ही घरणी यानी कि जो पत्नी है उसका मन या फिर दिल जब जुड़ता है तो किस स्थिति में जाते हैं हम? महासुखवाद। तो ये बात किसने कही है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कणहप्पा का मानना है। सिद्ध कवि कणहप्पा का ऐसा विचार था, उनका ये उनके इस वचन का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको आदिनाथ कहा जाता है। आदिनाथ, और जब भी हम नाथ देखते हैं तो हमें गोरखपुर तुरंत याद आता है। यहां पर कहा गया कि आदिनाथ किसको कहा गया। ऑप्शन दिया गया है मीननाथ, जलंधर, गोरखनाथ, नागार्जुन। देखने में प्रश्न काफी छोटा है, लेकिन ये बहुत घातक साबित हो सकता है। और अगर इसका उत्तर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, आप लोग यहाँ जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पर बना दिया। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, जलंधर को आदिनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं मीननाथ यहाँ पर रख देता या फिर मत्स्येंद्र नाथ रखता तो और ये विकल्प क्या हो जाता और बहुत सघन हो जाता, और जिसको मैं बोलूं कि इसमें बहुत ही टक्कर हो जाती। फिर भी हमें ध्यान में रखना है कि आदिनाथ कहा जाता है जलंधर को। अगला प्रश्न है कि राहुल साकृत्यायन ने मत्स्येंद्र नाथ को किसका शिष्य माना है। आप देख रहे हैं कि राहुल साकृत्यायन का आदिकाल में बहुत नाम आता है। राहुल साकृत्यायन संयोग से जहां पर मेरी कर्म भूमि है, यहाँ पर राहुल साकृत्यायन के नाम पर एक राहुल साकृत्यायन नगर भी है। और ऐसा मैंने इतिहासों में पढ़ा है कि यहाँ पर यहाँ की जो जेल है, राहुल साकृत्यायन यहाँ पर कुछ महीनों या फिर वर्षों जेल में बंद थे, और वहां पर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। जहां हम राहुल साकृत्यायन को यात्रा वृत्तांत में जानते हैं अथातो घुमक्कड़ की वजह से, लेकिन इन्होंने
आदिकाल में खासतौर से सिद्ध कवियों पर काफी काम किया, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है हिंदी काव्य धारा, ठीक है ना। ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है किसकी रचना है। तो राहुल साकृत्यायन का जिक्र बार बार आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि नामकरण के संदर्भ में भी राहुल साकृत्यायन का एक बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है। राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है। तो देखिए यहां पर पूछा गया कि मत्स्येंद्र नाथ को किसका शिष्य माना है राहुल साकृत्यायन ने। ऑप्शन दिया गया मीननाथ, जलंधर नाथ, चौरंगी नाथ, सत्यनाथ। तो किसको माना है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, जलंधर नाथ को मत्स्येंद्र नाथ का शिष्य माना गया है। तो शिष्य परंपरा आप देख रहे हैं कि भक्ति काल में तो व्यापक स्तर पे है, लेकिन इसकी शुरुआत नाथ पंथ में आपको दिख जाती है। एक दूसरे के शिष्य का आपस में संबंध है, और न सिर्फ संबंध है बल्कि जो भी विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर दर्द भी है। यहाँ से सवाल खूब पूछा जाता है। और मुझे याद है कि एक बार तो सवाल पूछ लिया गया था कि नाथ साहित्य की का प्रारंभ किसने किया था। शायद ये जो यूपी में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक नियुक्त होते हैं उसमें सवाल पूछा गया था। तो आमतौर पर लोग नाथ साहित्य और नाथ पंथ को अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया था। तो कुछ विद्यार्थी नाथ पंथ की शुरुआत मत्स्येंद्र नाथ से मान रहे थे, कुछ विद्यार्थी गोरखनाथ से मान रहे थे। इसको लेकर डिबेट था और मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया था। देखिए यहाँ पर जो सवाल पूछा गया कि राहुल साकृत्यायन ने मत्स्येंद्र नाथ को किसका शिष्य माना, वो है जलंधर नाथ का। अगला प्रश्न है कि बालनाथ का टीला का उल्लेख किस रचना में मिलता है। जिस बालनाथ टीला की चर्चा की गई थी कि नमक का पहाड़ है, बालनाथ योगी वहां पर रहते थे पंजाब के इलाके में। लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में एक उल्लेख किया गया कि बालनाथ का टीला फला नामक रचना में पाई जाती है। कौन सी रचना है, ऑप्शन दिया गया विसल देव रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, सूरसागर। तो इसका जो सही जवाब है कि बालनाथ टीला का उल्लेख मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी रचना पद्मावत में भी किया है। और ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, और यहाँ पर तो हम बेसिक किताब को ही ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल आना ही था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्धों की परंपरा में माना जाता है। सिद्धों की परंपरा में किसको माना जाता है। ऑप्शन दिया गया नागार्जुन, चरपट, जलंधर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर इस तरीके का प्रश्न आया हुआ है, तो एक सेकंड आपको लगा होगा कि इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। वैसे आप देखेंगे तो नागार्जुन, चरपट और जलंधर, इन तीनों का उल्लेख नाथ परंपरा में किया जाता है, लेकिन इनका जिक्र सिद्धों की परंपरा में भी किया जाता है। तो इस तरीके से आगे की परीक्षाओं के लिए बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि ये जो तीनों नाम है ये सिद्धों में भी हैं और नाथों में भी। और आपके लिए तो इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में नहीं भी पूछे जाए तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप जरूर इसको ध्यान में रखिए कि सिद्धों और नाथों दोनों में किनका नाम कॉमन रूप से आता है। तो नाम है नागार्जुन, चरपट, जलंधर। ठीक, तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि को रसायनी कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया सरापा, लुइपा, नागार्जुन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब उसी पैटर्न पर आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब कुछ दूसरा ही है। रसायनी किसको कहा गया है, बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थियों को लगा कि नागार्जुन इसका सही जवाब है, और यही इसका सही जवाब है, नागार्जुन। ये बाबा नागार्जुन नहीं है बल्कि नाथ कवियों में एक नाथ कवि है, ठीक है ना, रसायनी। वैसे माना जाता है कि नाथ पंथ में नाथ पंथ को रसायन सिद्ध कहा जाता है। और रसायन एक केमिस्ट्री वाला रसायन नहीं बल्कि एक तरीके से सिद्धि, ठीक है ना। तो इसका संबंध किसे है, नाथ पंथ से। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। बाकी रसायनी नागार्जुन को कहा जाता है जो कि एक नाथ कवि है, और नाथ कवि नहीं बल्कि सिद्धों में भी इनको गिना जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। यह किसका कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग यहाँ तो इसका जवाब दे देंगे, लेकिन हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि जब आप फाइनल एग्जाम में जाए वहां पर अगर सही जवाब दें तो ज्यादा बेहतर हो। यहाँ तो आपने बता दिया ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
लेकिन आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए कि अगर ये कथन पूछ लिया जाए कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, उसमें मुसलमान भी थे। आगे जब रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें बताया है कि मुसलमान भी गेरुआ वस्त्र धारण करके चलते थे। वो भी उस जमाने में काफी प्रभावित थे गोरखनाथ की हठ योग साधना से। अगला प्रश्न है कि भाव न होई अभाव न होई ऐस संभोए को पतियाए, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन दिया गया सरापा, लुइपा, गोरखनाथ, डोम्बिप्पा। तो भाव न होई अभाव न होई, कई बार तो इतना ही दूर तक ये पंक्ति पूछ ली जाती है। किसका है? सही जवाब है ऑप्शन बी, लुइपा। अगला प्रश्न है कि नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति को मानने वाले आदिकाल पढ़ेंगे और सिद्ध नाद साहित्य पढ़ेंगे। तो यहां पर नाद और बिंदु दो शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाता है, ठीक है, और इसके योग से जगत की उत्पत्ति मानी गई है। तो इसको मानने वाले कौन है, यहां पर सवाल पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है सिद्ध, नाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी नाद और बिंदु की बात आएगी तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिद्धों ने भी इसकी चर्चा की और नाथों ने भी की। तो नाद बिंदु का जिक्र दोनों संप्रदायों या पंथों या फिर साहित्यों में मिलता है, चाहे वो सिद्ध हो चाहे नाथ हो। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, समानता है। मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए, बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहन कर गए और वहां पर इंटरव्यूअर ने पूछ दिया, मैं उस इंटरव्यू की बात कर रहा हूं जिसमें कि आपने लिखित परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आपको लग रहा है कि बस मेरा इंटरव्यू अच्छा चल जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उस इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, उस इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर पहले से ही है कि फला आप है, आपको ही लेना है, वैसे इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप से पूछा जा सकता है कि सिद्धों और नाथों में समानता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि दोनों में नाद और बिंदु को माना गया है, ऐसा कि जगत की उत्पत्ति इन दोनों से हुई है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है कि अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किनके संदर्भ में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह आप पुस्तक पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने बताया, लिखा है, जिक्र करते हुए लिखा है, क्योंकि शुक्ल जी की पुस्तक से जो महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं वही कथन के रूप में बदल जाते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो बात करते हुए शुक्ल जी ने लिखा कि जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। ये किनके बारे में कही गई बात? ऑप्शन दिया गया सिद्ध, नाथ, जैन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर सही जवाब तो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, लेकिन इसमें जैन नहीं शामिल है, इस चीज को बस ध्यान में रखना है। सिद्धों ने विवाद की, नाथों ने। जब शुक्ल जी की किताब को आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है कि सिद्ध पंथ या संप्रदाय में भी छोटी जातियों के लोग इसमें शामिल थे और उन्होंने बाकायदे जातियों का भी उल्लेख किया है। शुक्ल जी की पुस्तक में जातियों का उल्लेख बड़े धड़ल्ले से किया गया है, आप इसका अनुभव किए होंगे अगर पढ़े होंगे तो। लिखा गया कि निम्न जातियों के लोग सिद्ध में भी थे और नाथ में भी थे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जाति पाति का खंडन किया। इन्होंने ये भेदभाव नहीं रखा कि आप निम्न जाति के हैं तो इसमें नहीं आएंगे, आप उच्च जाति के हैं तो आएंगे, इस तरीके का कुछ नहीं था। तो इसीलिए लिखा गया जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। आप ही मतलब स्वयं ही थे, उनके मतलब सिद्धांत में ही था कि हमें इससे ऊपर उठना है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। लेकिन आगे के लिए आपको ध्यान में रखना है कि समानताएं कहां कहां आ रही हैं। एक तो जाति पाति को लेकर हो गई, ठीक, नाद बिंदु को लेकर हो गया, आगे और भी चीजें पता चलेंगी। चलिए यहां पर उसी तरीके का प्रश्न आ भी गया, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी समानता सिद्धों और नाथों में नहीं है? हमें नहीं पर जोर देना कि कौन सी समानता नहीं है। ऑप्शन दिया गया नाद और बिंदु, जाति पाति के खंडन, सदगुरु का महात्म्य, संध्या भाषा। तो कौन सा इसमें नहीं है हमें बताना है। तो सही जवाब यहां पर हो गया ऑप्शन डी, संध्या भाषा का प्रयोग दोनों ने नहीं किया है, ठीक है। संध्या भाषा सिर्फ सिद्धों के लिए युक्त किया जाता है। बाकी आप देखेंगे तो नाद और बिंदु की चर्चा नाथों और सिद्धों ने की, जाति पाति के खंडन की चर्चा की, और सदगुरु का महात्म्य दोनों में है। आप सिद्ध साहित्य में भी पढ़ेंगे तो कई जगहों पर बताया कि लुइपा के फला थे, कड़प्पा के फला थे, ठीक है, सबरपा के गुरु थे। इस तरीके से उनमें भी गुरु परंपरा आपको दिखाई पड़ती है। और नाथों में तो मैंने बता ही दिया कि गुरु परंपरा है। अब संध्या भाषा किसका है? ये है सिद्धों की।
इसको आपको कंफर्म करके एकदम से रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि इसके जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। यह कथन किसके संदर्भ में? तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो कथन है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, लेकिन अब प्रश्न के रूप में आ गया और लक्षण बताया गया। इसके जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी कुंडल पहनते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कनफटा कहा जाता है या कनफटे कहलाते हैं। कौन है? ऑप्शन दिया गया सिद्धों, नाथों, जैनों या फिर चारणों। एक नया विकल्प आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगा कि सारे विकल्प फालतू हैं, सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। नाथों के लिए बात कही गई है कि ये अपने कानों में बड़े बड़े छेद करते थे और भारी कुंडल पहनते थे। भारी कुंडल पहनने की वजह से कान का जो छिद्र था या छेद था जिसको बोल सकते हैं वो बड़ा हो गया। आप उन बूढ़ी महिलाओं को देखिएगा जिनके गाल पिचक गए होंगे और काफी जीवन का अनुभव होगा, उनके कानों को आप देखिए, कईयों का तो कान मैंने देखा कि छीन भी जाता है, ठीक है। दादी नानी को याद कीजिए। तो अब तो ये सारा सिस्टम थोड़ा थोड़ा खत्म सा हो गया है। खैर, लेकिन प्रश्न के लिए आपको ध्यान में रखना है कि नाथों के संदर्भ में बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि नाथ पंथ के जोगियों ने साहित्य की किस भाषा का सहारा लिया था? ये देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया। हमने सिद्धों के बारे में बात कर ली, लेकिन नाथ पंथ के जोगियों ने साहित्य की किस भाषा का सहारा लिया था? ऑप्शन दिया गया संध्या भाषा, तदुक्कड़ी भाषा, राजस्थानी भाषा या फिर पंजाबी भाषा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग नाथ पंथ के साहित्यकारों ने किया, यानी कि कवियों ने किया है। और संध्या भाषा सिद्ध। ये क्या है? दोनों में अंतर है। मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ लिया जाए दोनों में अंतर क्या है, तो इसको एक आप आंसर के रूप में बता सकते हैं। एक बहुत ही नया प्रश्न, शायद ही आपको कहीं मिले। पूछा गया कि मैनावती का संबंध किस संप्रदाय से? जब मैंने बारीकी से हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा तो उसमें मैनावती का जिक्र किया गया और उसको एक संप्रदाय से बताया गया कि इसका संबंध ये क्या है? महिला के रूप में। तो इस नाम से भी पता चल रहा होगा और मैंने लिख भी दिया। तो मैनावती का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया सिद्ध, नाथ, जैन या फिर सूफी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, नाथ संप्रदाय से संबंधित है मैनावती। हालांकि इनकी रचनाओं को लेकर कुछ कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन इस नाम को जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि आपके एक अंक का सवाल है। यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्नों पर चर्चा की, ठीक है, वो एक एक अंक के लिए है और आप एक अंक का महत्व तो जानते ही हैं अच्छे से। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में, इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है, यह कथन किसका है? पहले तो ध्यान में रखना है कि गोरख पंथ यानी कि आदिकाल को हम प्योर रूप से विशुद्ध तरीके से पद्य का साहित्य मानते हैं, लेकिन उसी दौर में गद्य की भी शुरुआत हो गई थी। और आपने अलग अलग किताबें पढ़ी होंगी, उसमें कहा जाता है, शायद मिश्र बंधुओं ने माना कि हिंदी गद्य का आरंभ गोरखनाथ से माना जा सकता है, उनकी रचनाओं से माना जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि एक तथ्य दे दिया गया कि गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है, लेकिन इनकी शिक्षा क्या है? सांप्रदायिक है, यानी कि धर्म को लेकर जो साहित्यिक शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं है, क्या है? सांप्रदायिक। और एक सवाल आप और नीचे पढ़ेंगे और आएगा इसी से जुड़ा हुआ, तो ये किसका कथन है? तो मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हालांकि फाइनल एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें बच्चन सिंह, नामवत सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी दिया गया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जो गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य पद्य में है, लेकिन इनकी जो शिक्षा है वो क्या है? सांप्रदायिक है। अगला प्रश्न है नरवई बोध किसकी रचना है? नरवई बोध किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानेश्वर, चरपटनाथ। तो नरवई बोध सही जवाब है ऑप्शन बी, गोरखनाथ की रचना को माना गया है। वैसे आप देखेंगे कि गोरखनाथ की ढेर सारी रचनाओं का जिक्र अलग अलग पुस्तकों में मिलता है, लेकिन इस पुस्तक को जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। नरवई को यहाँ पर नरपति भी माना गया, लिखा गया था उसका ट्रांसलेशन के रूप में, तो नरपति बोध, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आज इसकी चर्चा मैं कर रहा था, यहाँ पर देखिए कथन एक पूछा गया, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद,
आदि के ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किनकी रचनाओं के संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया है सिद्धों, नाथों, जैनों, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि वो सांप्रदायिक शिक्षा देती है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सिद्धों और नाथों दोनों को ही इन्होंने माना है कि ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये सब क्या है? सांप्रदायिक शिक्षा को बढ़ावा देती हैं या फिर इसमें सांप्रदायिक शिक्षा की ज्यादातर चर्चा की गई है। तो देखिए आपने तमाम किताबें पढ़ी होंगी, आप यहाँ पर देख लीजिए कि हम आदिकाल में सिद्धनाथ साहित्य को जो जरूर पढ़ते हैं, उसका कुछ महत्व भी है, लेकिन शुक्ल जी ने कुछ चीजों की वजह से इनको साहित्य के अंतर्गत नहीं रखने का सुझाव दिया, फिर सलाह भी दिया, या फिर प्योर रूप से मान भी लिया कि ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। पूछा गया कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली में बोली मिली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि गोरखनाथ, कणप्पा, कबीर, सरहप्पा। ये किसके बारे में बात कही गई है कि उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, लेकिन जो गीत की भाषा है पुरानी बिहारी या फिर पूर्वी है। ये किसके बारे में बात कही गई? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, कणहप्पा के बारे में बात की गई। और कणप्पा का संबंध किस साहित्य से आपके मन में आगे होगा? हेमचंद के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन दिया गया है कुमारपाल के दरबारी, जैन आचार्य, व्याकरण आचार्य, प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यानुशासन। तो हमें हेमचंद्र के बारे में बताना है कि कौन सी बात इन विकल्पों में गलत है या फिर असत्य है। तो आप देख रहे हैं कि हेमचंद कुमारपाल के दरबारी कवि थे, जैन आचार्य थे, व्याकरणाचार्य के रूप में भी इनको जाना जाता है। यहाँ पर जो ग्रंथ दिया गया है काव्यानुशासन न होकर शब्दानुशासन है। ठीक है, ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो शब्दानुशासन यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि काव्यानुशासन दिया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऊपर के जो भी तथ्य दिए गए हैं हेमचंद्र के संदर्भ में क्या है? सत्य है। अब मान लीजिए जो विद्यार्थी बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिनमें कि 5 ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं और उसमें डी और ई ऑप्शन ऐसे हो कि उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, वैसे प्रश्नों के लिए भी ये जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है क्या है? सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि हेमचंद कुमारपाल के दरबारी कवि थे, जैन आचार्य थे और व्याकरणाचार्य भी थे, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम हमने बता दिया, शब्दानुशासन। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन कैसा ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का थोड़ा सा लिंक आपको पहले प्रश्न से मिल रहा होगा। तो हमें बताना है कि इस पुस्तक का नाम, जिसको कि हमने अभी शब्दानुशासन बताया, इसको कई बार सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर हेमचंद्र का नाम जोड़ दिया गया जिससे कि ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये पुस्तक किसकी है? हेमचंद्र की है। लेकिन ये किस प्रकार का ग्रंथ है? यहाँ पर नए ढंग से ये देखिए सवाल बनाया गया है। पूछा गया कि क्या है ये? इतिहास ग्रंथ, भाषा ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ या फिर अनुवाद। तो इस प्रश्न का जवाब वे विद्यार्थी अच्छे से बता पाएंगे जो लाइन बाय लाइन सब्जेक्टिव और मूल किताबों को पढ़े होंगे। हालांकि वन लाइनर किताबों में भी इस तरीके का आपको मिल जाएगा तथ्य। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी, व्याकरण ग्रंथ है। शब्दानुशासन क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, इसीलिए हेमचंद्र को कहा गया व्याकरणाचार्य। ठीक है, जैनाचार्य तो थे ही, साथ में व्याकरणाचार्य भी थे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि शब्दानुशासन की भाषा के संदर्भ में सत्य है। संस्कृत में है, प्राकृत, अपभ्रंश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शब्दानुशासन की भाषा रही है, इसमें तीनों भाषाएं दिखाई पड़ती हैं, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक नया ट्रेंड चल गया है पेपर बनाने का, तो उम्मीद है कि आगे इस तरीके को अभी देखा जा सकता है। नहीं तो कूट पर आधारित भी प्रश्न ये बनाया जा सकता था कि एक सही है, दो सही है, तीन सही है, ठीक है, एक और दो सही है, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब आपका बेस तैयार होगा, आपके तथ्यात्मक जानकारियों का संग्रह मजबूत होगा,
तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसके सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। चाहे वन लाइनर में पूछा जाए, चाहे कूट में पूछा जाए, चाहे इस पैटर्न पे पूछा जाए, बीपीएससी वाले पैटर्न पे पूछा जाए, आप बता देंगे। ठीक है, तो शब्दानुशासन संस्कृत में है, प्राकृत में, अपभ्रंश, तीनों भाषाओं का समावेश इसमें दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र अपभ्रंश के उदाहरणों के लिए किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है? हेमचंद्र ने अपभ्रंश के उदाहरणों के लिए किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है? ऑप्शन दिया गया है चौपाई, दोहा, पद्धरि, सोरठा। तो हेमचंद ने किन छंदों का ज्यादा प्रयोग किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, दोहा छंद का ज्यादातर प्रयोग उन्होंने अपने शब्दानुशासन वाले व्याकरण ग्रंथ में किया है। या फिर जहां भी हेमचंद के उदाहरण दिए गए हैं इनके पुस्तकों के आधार पर, चाहे कुमार पाल चरित हो, शब्दानुशासन हो, या फिर द्वयद्रश्रय करके एक किताब और आएगी, सभी में इन्होंने दोहा छंदों का प्रयोग किया है। और आप जानते हैं कि अपभ्रंश में 2-3 छंद काफी फेमस रहे। एक तो दोहा का नाम आ जाता है उसमें, चौपाई का नाम आ जाता है, और छप्पय का नाम आ जाता है। इसको नोट कर लीजिए आगे के एग्जाम के लिए। ठीक है, साथ में कई जगहों पर गाथा का भी नाम प्रयुक्त होता है। तो ये सब अपभ्रंश से जुड़े हुए कुछ छंद हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि भला हुआ जो मारा गया, हे बहन हमारा कान, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। किसकी पंक्तियां हैं? देखिए, ये पंक्ति आप तमाम परीक्षाओं में देखे होंगे, खूब पूछी जाती है, लेकिन इस बार इसका हमने यहाँ पर अनुवाद पूछ दिया है, क्योंकि कई बार अनुवाद पूछकर आपको चमत्कृत किया जाता है, आपको थोड़ा सा गूगली फेस करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये वही पंक्ति है कि भला हुआ जो मारिया महारुकन, और इसके बाद नीचे की पंक्ति है कि उसकी पत्नी अपनी उम्र के जो भी महिलाएं या फिर दोस्त हैं उसमें क्या होती है? लज्जित होती है। ये पंक्ति यहाँ पर दी गई है, इसको मैं पूरा ही पढ़ देता हूं कि भला हुआ जो मारिया बहणी महारा कंतु लज्जे जम तु वयस सिहु जय भग्गा घरु एन। तो ये देखिए अपभ्रंश की पंक्तियां हैं सब, तो थोड़ा इनको याद करना भी मुश्किल होता है। हमने किताब सामने रखी हुई है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से मैं बता पाऊं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है हेमचंद, सोमप्रभु सूरी, मेरुतुंग, विद्याधर। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, हेमचंद। वैसे कई आप देखेंगे जो गाइड नुमा किताबें हैं, कई जगह पर ना इनका आंसर मुंज कवि भी बताया हुआ है। मुझे काफी आश्चर्य होता है, लेकिन प्रामाणिक तौर पर आप देखिए, अभी मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में राहुल साकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का जो समय बताया कि उन्होंने 10वीं विक्रम संवत 10वीं माना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी न जाने कहां किन किताबों में पढ़े हुए हैं। मैंने एग्जैक्ट आलोचक का नाम लेकर बताया कि फला किताब से मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, उसमें राहुल साकृत्यायन ने क्या माना है उसको मैंने अपने से नहीं बनाया, बल्कि जो वहां पर दिया गया है उसी को रखने का प्रयास किया है, ताकि किसी परीक्षा में आप जाएं तो वहां पर आपको कंफ्यूजन का सामना न करना पड़े। तो आप ये देखिए कि कितनी बारीकी से और गहराई से अध्ययन करने के बाद हम यहाँ पर चीजों को प्रस्तुत करते हैं। हाँ, कई बार चीजें गलत हो जाती हैं, तो वो तो मानवीय त्रुटियां में आप रख सकते हैं। तो जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं उनकी मैं आलोचना नहीं कर रहा, अब उनके मन में जो कुछ चीजें हैं उसको जरूर कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य की खोज के लिए इस किताब को अपने पास जरूर रखिए। देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मैं आसमान से आपको टपका हुआ जैसा पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। मैं बस एक आपके लिए गाइड का काम कर रहा हूं, आपको एक सुपरवाइजर की तरह किताब कैसे पढ़ना है, प्रश्न कैसे उठ सकते हैं, उनके तरफ संकेत भर कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो चीजें मैंने आपको बता दी वही रामबाण है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप किताबें जितनी बार पढ़ेंगे कोई ना कोई नई चीज आपको मिल जाएगी उसमें। तो चलिए, ये भला हुआ जो मारा गया हे बहन। अच्छा देखिए, ये पंक्ति इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा। आज के जमाने में बॉर्डर पे युद्ध होगा तो घर वाले कई बार चिंतित हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि एक स्त्री है, उसका पति शहीद हो गया है, तो वो एक तरीके से अपने को गर्वान्वित महसूस कर रही है। उसको लग रहा है कि
ठीक है, वो कायर नहीं निकला, वीर निकला, वरना मेरी जो सहेलियां हैं उसमें हम हंसी के पात्र होते या फिर मुंह दिखाने लायक नहीं होते। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? हेमचंद। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और क्रिएटिव ढंग का प्रश्न। पंक्ति दी गई है कि जय सो न आवो दो घरु काई अहोमुन तुंज वैणु जग खंड सही ए सो पीव होई न मुंज में कौन सा अलंकार है? यह पंक्ति भी हेमचंद द्वारा ही ली गई है। अब यहां पर जो बताया जा रहा है, इसमें पूछा गया कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिया गया अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। तो इस पंक्ति का जो मूल भाव है कि एक नायिका है, वो अपने नायक को अपने घर बुलाती है, लेकिन नायक आने से इनकार कर देता है। तो उसको लगता है कि उसका वचन क्या हो गया है? खंडित हो गया है। मान लीजिए आपको कोई प्रेम से बुला रहा है और आप उसको मना कर देते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने न सिर्फ मना किया है बल्कि आपने अपमान किया है। आप दुनिया के उन व्यस्तम व्यक्तियों में हैं जिनके पास समय नहीं है अगर कोई बुला रहा है। तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान में रखिए कि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन दोस्त यार अगर आपको बुलाएं तो समय निकालकर जरूर उनके पास जाइए। मैं भी ये काम करता हूं, हालांकि मेरे ऊपर कई बार आरोप सा लगता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। इसीलिए तो मैंने निःशुल्क चुना हुआ है और आप लोगों को पता चलना चाहिए कि निःशुल्क देखने में लग रहा है कि इसका कोई शुल्क नहीं है, लेकिन जब कोई अपनी कीमती समय को निकालकर आपसे चर्चा कर रहा है तो उसका मूल्य आप चुका कर भी नहीं चुका पाएंगे। तो मैं भी जाता हूं और बड़ा ही फ्री रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। हाँ, लेकिन मैं अनुशासित रहने की कोशिश पूरा करता हूं कि अगर मैं कहीं जुड़ा हूं तो आगे करूं। तो देखिए इसमें अलंकार क्या है। इसमें यही कहा गया कि एक नायिका है जो अपने नायक को घर बुलाती है, लेकिन वो आने से मना कर देता है। लेकिन इसका जो दूसरा अर्थ है कि नायक जो है वो नायिका को भ्रम में रखते हुए चुपके से उसका चुंबन कर लेता है। तो ये भी लगता है कि उसने उसके चेहरे को एक तरीके से खंडित कर दिया है, उस पर कुछ ना दाग लगा दिया। तो इसलिए इसमें अलंकार क्या हो गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, श्लेष अलंकार इसमें। तो यहां पर देखिए, अभी हो सकता है कि ये मेरी बात नहीं समझ में आई हो, लेकिन इस पंक्ति को आराम से पढ़िए, फिर इस अलंकार को जरूर ध्यान में रखिए। मान लीजिए यही प्रश्न आ जाता है तो सौभाग्य से जो विद्यार्थी यहाँ जुड़े होंगे वो इसका सही जवाब परीक्षा में दे देंगे और लीड कर लेंगे। न सिर्फ सही जवाब देंगे बल्कि आगे निकल जाएंगे। हालांकि कोई अनटप्पा रंग दे रहा है तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वैश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमार पालचरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। उपरोक्त कथन किसके बारे में? ये जो कथन यहाँ पर दिया गया है, हमने किसी आलोचक के बहाने नहीं पूछा है, बल्कि कुछ लक्षण हमने दिया है ताकि ये पता चले कि अगर आप किताबों को पढ़े होंगे तो जरूर बता देंगे। तो भट्टी के समान ही द्वाश्रय काव्य की रचना किसने की है? और उनकी एक रचना कुमार पालचरित भी है जो कि प्राकृत काव्य में है। तो ये किस कवि के बारे में बातें कही जा रही हैं? ठीक, ऑप्शन दिया गया हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग, शारंगधर। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, हेमचंद के बारे में बात कही जा रही है। आगे मान लीजिए सवाल पूछा जा सकता है कि हेमचंद ने भट्टी के समान या फिर द्वाश्रय काव्य किसके अनुकरण पर लिखा है? तो यहाँ पर आपको भट्टी को भी ध्यान में रखना है और जो रचना का नाम दिया गया है उसको रखना है, और व्याकरण के उदाहरणों के लिए लिया है। ठीक है, कई यहाँ पर आप तथ्य देख रहे हैं कि छिपा हुआ है। ठीक है ना, 3-4 तथ्य हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। लगभग 5 महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस वाक्य में। तो ये पंक्ति किसके बारे में थी? हेमचंद के बारे में। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कुमार पालचरित नामक काव्य किस भाषा का काव्य है? कुमार पालचरित नामक काव्य किस भाषा का है? जबकि इसका जिक्र ऊपर हो चुका है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसके रचनाकार कौन है। लेकिन हम भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो ऑप्शन पूछा गया है संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर पहले ही बता दिया गया कि कुमार पालचरित कैसा है? प्राकृत काव्य है। तो एक तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे उसी में अगली पंक्ति है कि अपभ्रंश के भी कुछ इसमें शब्द दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अपभ्रंश के भी कुछ शब्दों का
जिक्र कुमारपाल चरित में हुआ है। तो कई विद्यार्थियों को लगेगा कि इसका सही जवाब उपरोक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, ये आंसर 10% क्या है, सही है बस, और जबकि 90% सही कौन सा आंसर है, क्योंकि पेपर बनाने वाले का जो उद्देश्य है ये पूछना है कि कुमारपाल चरित नामक जो काव्य है वो किस भाषा का है, प्राकृत का है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि कुमारपाल प्रतिबोध के संदर्भ में असत्य है। कुमारपाल प्रतिबोध, ऑप्शन दिया गया, यह हेमचंद्र की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय रचना है। हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा के रूप में है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में है। तो अब हमें बताना है कि कौन सा इसमें कथन है जो कि असत्य है। आपका दिमाग भी भागदौड़ करना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। कहा गया कि यह हेमचंद की रचना है। यह क्या है, बिल्कुल गलत है। यह रचना किसकी है, सोमप्रभ सूरी की है। ठीक है, हेमचंद की रचना इसी से मिलती जुलती जरूर है, आज इसका जिक्र हमने ऊपर कर दिया है, कुमारपाल चरित। लेकिन कुमारपाल प्रतिबोध रचना किसकी है, सोमप्रभ सूरी की है। अब यहां पर देखिए एक दिया हुआ है कि हेमचंद द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा इसमें कही गई है। तो आगे के लिए मान लीजिए ये ऑप्शन में है, लेकिन ये क्वेश्चन के रूप में आगे कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिए। कुमारपाल प्रतिबोध नामक रचना है जिसमें हेमचंद द्वारा कुमारपाल जो कि उनके दरबारी राजा रहे उनको उपदेश दिए गए। आप कवियों के महत्व को आप समझ गए होंगे कि कवि सिर्फ कविता नहीं करते थे बल्कि अपने राजाओं का मनोबल भी बढ़ाते थे, उनको मोटिवेट भी करते थे। एक चीज और ध्यान में रखना है कि कुमारपाल प्रतिबोध जो है वो गद्य पद्यमय रचना है, यानी कि गद्य पद्यमय रचना को क्या कहा जाता है, होमवर्क में आपको दे दिया। ठीक है, और मैंने एक संकेत भी कर दिया, आप कमेंट्स कर जरूर बताइए कि गद्य पद्यमय रचना को क्या कहा जा सकता है। अगर यहाँ पर गद्य पद्यमय की जगह पे उस शब्द का हम अगर प्रयोग करते तो भी वाक्य सही रहता। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए, यह किसकी रचना है, यानी प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है जो कि भोज प्रबंध के आधार पर बनाई गई। ऑप्शन दिया गया हेमचंद, भोज, मेरुतुंग, विद्याधर। ठीक, तो इसका जो यहां पर सही जवाब होगा कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, मेरुतुंग की। वैसे चिंतामणि आपने पढ़ी होगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, 4 खंडों में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस चिंतामणि शब्द का प्रयोग अपने आप नहीं किया है, बल्कि यह शब्द परंपरा के दृष्टिकोण से पहले से ही प्रयुक्त होता आ रहा है। यानी जितनी किताबों का नाम आप देखेंगे ऑन द स्पॉट अनटप्पे तरीके से कोई आलोचक या लेखक नहीं रखता है, बल्कि वो ज्ञान की जो परंपरा है उसे ग्रहण करते हुए सोच समझ कर रखता है। तो चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 जो भी है, कहीं न कहीं मेरुतुंग से यह शीर्षक प्रभावित माना जा सकता है। एक मैं जोड़ने के लिए, कोरिलेट करने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, मेरुतुंग की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैन साहित्य का जैनाचार्य है, जैन साहित्य का जैनाचार्य कौन है। ऑप्शन दिया गया हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैन साहित्य का जैनाचार्य कौन कौन से हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी कि हेमचंद्र भी हैं, सोमप्रभ सूरी भी हैं, मेरुतुंग भी हैं। ठीक है ना, इन तीनों को जैन साहित्य के जैनाचार्य के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न बड़ा ही नए ढंग का प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। पूछा गया कि मृणालवती किस रचना की पात्र है। पिछले रचना में मैंने एक और महिला स्त्री का नाम बताया हुआ था, आपको याद आ गया होगा, जिनका संबंध नाथ साहित्य से था। यहाँ पर मृणालवती आ रही। मान लीजिए कुछ विद्यार्थी मुझे कमेंट्स किए कि सर मैं स्त्री विमर्श को ध्यान में रखते हुए जो भी इतिहास लेखन किए गए हैं और उस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि जितने भी इतिहासकार हैं वो पुरुष हैं, महिला इतिहासकार 2 ही 3 हैं गिनी चुनी। तो सुमन राजे का नाम इसमें ज्यादा चर्चित है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। उन्होंने इसी तरीके की कुछ पात्रों को जोड़ते हुए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भी स्त्री महिलाओं का शुरुआती दौर में भी प्रतिनिधित्व रहा है। तो मृणालवती की रचना किस रचना की पात्र है, ये पात्र के रूप में आपको ध्यान में रखना है।
पूछा गया कि कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, चिंतामणि। तो मृणालवती का नाम किसमें आता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रबंध चिंतामणि में इसका जिक्र किया जाता है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अच्छा, विकल्प देखिए यहाँ पर बहुत ही एकदम से नियरेस्ट दिए गए थे, ठीक है ना। थोड़ा भी भटकेंगे इधर उधर तो गलत आप रंग सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। अगला प्रश्न है, झाली तुट्टी कीन हुएयो छरपुंज, हृदय दोरी बंधियो जिम मंकड़ तिम मुंज। इन पंक्तियों में मंकड़ का अर्थ है। अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो इस तरीके के भी प्रश्न इस समय आ रहे हैं कि पंक्तियां दे दी जा रही हैं और रेखांकित करके शब्दों का अर्थ भी पूछा जा रहा है। तो हम जैन साहित्य पढ़ रहे हैं, तो जैन साहित्य में ये पंक्ति आई हुई है, ठीक है। और इसमें जिक्र उस समय का किया गया है कि जब हनुमान जी लंका में गए हुए हैं और उनकी पूंछ को जलाने की कोशिश की जाती है बांधकर। तो यहाँ पर देखिए मंकड़ का अर्थ पूछा गया, ऑप्शन दिया गया कुत्ता, बंदर, गधा, घोड़ा। जब मैंने हनुमान जी का नाम ले लिया तो आपके मन मस्तिष्क में तुरंत आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या हो गया? बंदर। अच्छा, ये जो पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, इसको भी अगर आप जान जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पंक्ति मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई है। इस पंक्ति को भी ध्यान में आप रख सकते हैं क्योंकि ऊपर हमने मेरुतुंग की चर्चा की है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो आप कई चीजें मिलाकर बता देंगे कि इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो उस वक्त सही जानकारी होनी जरूरी है। तो पहले तो मंकड़ को आप बंदर के अर्थ में नोट कर लीजिए और ध्यान में रखना है कि यही आगे चलकर मरकट शब्द में बदल गया, ठीक। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं जिनमें बीच बीच में देश भाषा के काव्य आए हैं? ये बात किसके बारे में कही जा रही है? किस ग्रंथ के बारे में बात कही जा रही है कि इसमें शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए और देश भाषा का भी प्रयोग किया गया? ऑप्शन दिया गया प्रबंध चिंतामणि, कुमार पालचरित, सारंग धर पद्धति, प्राकृत पिंगलम सूत्र। तो कौन सी रचना है जिसमें कि शाबर मंत्र और भाषा चित्र का जिक्र किया गया है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, आपका दिमाग दौड़ रहा होगा जी, बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सारंगधर पद्धति नामक जो रचना है उसमें इसका जिक्र किया गया है। आपके मन में आना शुरू हो गया होगा कि सारंगधर पद्धति किसकी रचना है, आगे हो सकता है कि प्रश्न के तौर पर हो भी। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, नूनम बादल छाय खेप पसरी निश्राण शब्द खरह शत्रुपाणी लुटालितोण हनिसौ एवं भणत्युन भट्टा। उपयुक्त पंक्तियां किसकी प्रशंसा में लिखी गई? देखिए, इन पंक्तियों को पूछने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये किसी खास व्यक्ति की प्रशंसा में लिखी गई है, कि ये वीरता के एक प्रतीक के तौर पर रहे हैं, प्रशंसा में लिखी गई क्योंकि वीरगाथा काल की रचना है, तो जाहिर सी बात है कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। लेकिन किसके बारे में किया गया है, यही चीज मुझे बताना है यहाँ पर। ऑप्शन दिया गया राजा जय सिंह, कुमारपाल, श्रीमल देव, राजा भोज। तो किसके बारे में बात कही गई है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, श्रीमल देव के बारे में यह बात कही गई है, ठीक है। उनकी प्रशंसा में यह बात लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है कि जज्जल का उल्लेख किस रचना में है? जज्जल जो कि एक खास मंत्री के, एक खास राजा के मंत्री रहे जज्जल, और वन लाइनर किताबों में तो इनको कई जगहों पर कभी भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो जज्जल एक मंत्री के तौर पर, अब ये इनका जिक्र किस रचना में हुआ है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया कुमार पालचरित, हमीर रासो, प्रबंध चिंतामणि, सारंगधर पद्धति। तो जज्जल का उल्लेख किसमें किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, हमीर रासो। और हमीर रासो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन बड़ा ही फेमस है कि आजकल ये रचना नहीं मिलती है। मान लीजिए ये सवाल पूछ लिया जाए कि किसके बारे में, और ये भी कहा जाता है कि हमीर रासो ग्रंथ उपलब्ध नहीं, तो उन्होंने सीधे सीधे लिखा कि आजकल यह ग्रंथ नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास किताब होगी तो आप उसको देख सकते हैं। तो बात कही गई है हमीर। हमीर के लेखक को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है या फिर इस पे विवाद है कि कौन इसको लिखा है, लेकिन इसमें जज्जल का जिक्र किया गया है कि हमीर युद्ध का मैदान जज्जल के हाथों में छोड़कर चला जाता है या फिर शहीद हो जाता है।
चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जैन कवियों का सही अनुक्रम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जैन कवियों का सही अनुक्रम क्या है, अगर उनके पुस्तक के आधार पर देखें तो? ऑप्शन दिया गया शारंगधर, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरी और हेमचंद। तो ये 4 नाम दिए गए। इसके आधार पर बताना है कि शुक्ल जी के अनुसार कौन से क्रम पे हैं ये जैन कवि। तो इसका जो सही जवाब है, चारों में घुमा फिरा कर ये दिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। पहले नाम है हेमचंद, दूसरा सोमप्रभ सूरी, तीसरा मेरुतुंग और चौथा सारंगधर। ये उसी पैटर्न पे है कि यूजीसी नेट के जो भी विद्यार्थी परीक्षा दिए होंगे या फिर तैयारी कर रहे होंगे, एक बार सवाल पूछा गया कि अष्टछाप कवियों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रम क्या है। हम जीवन क्रम के आधार पर जरूर इन कवियों को ध्यान में रखें, लेकिन कई बार जो भी पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमेशा प्रयोग करते रहते हैं, इसलिए पेपर कई बार कठिन और कई बार आसान भी हो जाता है। तो देखिए, एक उसी में से एक प्रयोग भी है कि आप कम से कम इस प्रैक्टिस सेट के बहाने जान जाएं कि जैन कवि कौन कौन से हैं और शुक्ल जी के अनुसार उनका क्रम कौन कौन सा है। अगला प्रश्न है, इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, सारंगधर, विद्याधर। तो आमतौर पर इस तरीके के कथन पूछे जाते हैं शुक्ल जी का, ठीक है। तो यहां पर इसका जो सही जवाब है, किसके बारे में इन्होंने कहा, सही जवाब है ऑप्शन सी, सारंगधर के बारे में यह बात कही गई है कि आयुर्वेद ग्रंथ, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि आदिकाल में आयुर्वेद का ग्रंथ किसने लिखा है और प्रसिद्ध है, तो किसका नाम आएगा उसमें? सारंगधर का नाम आ जाएगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। और सारंगधर पद्धति जो ऊपर एक रचना आई हुई थी वो किसकी है? सारंगधर की है। तो नाम उसमें लिखा हुआ है पहले से ही। अगला प्रश्न है कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया विद्याधर, सारंगधर, मेरुतुंग, हेमचंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सारंगधर के बारे में ही बात कही गई है। तो देखिए, यहां पर सारंगधर को लेकर एक दो नए प्रश्न बनाए जा सकते थे, ठीक है, जो कि विकल्प के रूप में रहते कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सारंगधर के बारे में असत्य है, ठीक है। तो देखिए, ये तो कथन क्या है, दोनों कथन क्या है? सत्य है। सारंगधर जहां आयुर्वेद का ग्रंथ लिखते हैं वहीं एक अच्छे कवि के तौर पर भी हैं और सूत्रकार के रूप में। ये देखिए, सूत्रकार क्या होते हैं? अक्सर आप न्यूज देखते होंगे तो बताया जाता है कि सूत्रों के मुताबिक ये, सूत्रों के मुताबिक वो। तो ये सूत्रकार क्या है? यानी कि किसी भी काम को रखना और उसमें निर्देशन देना, ठीक है, एक तरीके से सूत्र का काम करना, जोड़ने का काम करना। सारंगधर काफी फेमस व्यक्ति रहे होंगे, हम अनुमान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सुभाषित ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ सुभाषित ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया शब्दानुशासन, प्रबंध चिंतामणि, हमीर रासो, सारंगधर पद्धति। तो सुभाषित ग्रंथ के बारे में हमें बताना है कि कौन सा ग्रंथ है जो कि सुभाषित है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, सारंगधर पद्धति को हम सुभाषित ग्रंथ के तौर पर भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सिद्धनाथ और जैन कवियों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के किस प्रकरण में किया है? ठीक, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें सिद्धनाथ और जैन कवियों का उल्लेख किया गया है, तो किस प्रकरण में किया गया है? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो सही जवाब है, इन तीनों धाराओं के कवियों का जिक्र प्रकरण 2 में किया गया है और प्रकरण 2 का नाम क्या है? अपभ्रंश काव्य, ठीक है। ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इस तरीके से हमने कुल 21 प्रश्नों पर चर्चा की। देखने में सब 21 प्रश्न थे, न सिर्फ प्रश्न थे बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक का लाइन बाय लाइन आपने अध्ययन कर लिया और ये भी अनुमान लगा लिया कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी आप देख चुके होंगे, कुछ प्रश्न आपको नए भी दिखाई पड़े होंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और बाकी मैं गुजारिश करूंगा कि इस चैनल से आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और इसका प्रचार प्रसार भी कीजिए, क्योंकि जो कुछ है आप ही सब इसके हैं, हमारी शक्ति के तौर पर आप लोग हैं और हमारे
मनोबल के रूप में भी। तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।